यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं, सिंपल सटीक साधारण भाषा में, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सके। तो दोस्तों, आपको आपके सिलेबस के अनुसार लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इन केस अगर जो लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को ठीक तरीके से सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है। और अगर जो आप एक बार ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिक वे से पढ़ लेते हैं तो फिर बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। नोट्स सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिया जा रहा है, मेरे खुद के द्वारा तैयार किया हुआ मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। तो आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और कहाँ पे गलती हो रही है। जहाँ पे भी गलती हो रही है उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और आपकी करंट की भी क्लासेस हमारे द्वारा कराई जाती है। मतलब सब कुछ मेरे द्वारा कवर किया जा रहा है, आपको अलग से इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे मुझे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ बहुत ही कम समय में आपका कवर होने वाला है। अगर जो कोर्स की वैलिडिटी की बात करें तो कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान समय में तो जो परीक्षा है वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ अन्य कोई वैकेंसी आती है और उसके लिए भी कोई नया बैच प्रारंभ होता है तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस 2000 रुपए है, मात्र 2000 रुपए है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर रहे हैं तो या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी आपको है या कोर्स को परचेज करने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैचेस मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, बिहार में टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर और एलटी के लिए अलग अलग बैच है। एलटी ग्रेड अलग अलग राज्यों में होता है, उसके लिए आपको बैच मिल जाएगा। जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं को के लिए आपको बैचेस मिल जाएंगे। तो बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे मुझे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से बहुत ज्यादा आपको कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, मैक्सिमम चीजें आपको यहीं से मिल जाएंगी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अगर वस्तु बाजार में एकाधिकार तथा श्रम बाजार में क्रय अधिकार हो तो ऐसी स्थिति में मजदूरी किस प्रकार से निर्धारित होगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 2 दिन से क्लास हो रही है एप्लीकेशन पे। तो जो लोग भी सोए हैं, एप्लीकेशन पे क्लास शुरू हो गई है, क्लास देखा करिए अपने अपने बैच में समय के अनुसार। तो क्या उत्तर आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें आपको समझनी चाहिए। ठीक है, 2-3 चीजें समझनी चाहिए कि अगर वस्तु बाजार में एकाधिकार है तो एकाधिकार क्या होता है। तो एकाधिकार बाजार की ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, अर्थात अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता। ठीक है, अकेला विक्रेता। और एकाधिकारी क्या होता है कि एकाधिकारी ही उद्योग होता है या उसे ही फर्म बोलते हैं, क्योंकि वो जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उस प्रकार की वस्तु का उत्पादन कोई अन्य फर्में नहीं कर रही है। उसके बाद क्या कर रहा है, तथा श्रम बाजार में
क्रय एकाधिकार हो, क्रय एकाधिकार हो। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि वस्तु बाजार में क्रय एकाधिकार हो, इसका मतलब क्या होता है कि जो वस्तुओं को अकेला ही क्रय करे। हम लोग पढ़ते हैं ना कि क्रेता अधिकार, क्रेता अधिकार क्या होता है? तो क्रेता अधिकार का ये मतलब होता है कि किसी वस्तु को खरीदने वाला केवल और केवल एक होगा। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश की मंडी जो है वो क्या है? एक क्रय का उदाहरण है। तो अगर एका अधिकार की बात करें या एक क्रय अधिकार की बात करें तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो एकाधिकारी होता है ना, वो हमेशा और हमेशा अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है। तो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए वो कीमतों में वृद्धि करता है, अपनी वस्तु की कीमत को वो बढ़ा करके बेचता है और मजदूर जो श्रमिक लगे हैं वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उनकी मजदूरी को वो कम रखता है, उनकी मजदूरी को वो क्या करता है? कम रखता है। तो ऐसी स्थिति में एकाधिकार और क्रय एकाधिकार के अंतर्गत मजदूरों को जितना वो उत्पादन करते हैं उससे कम मजदूरी मिलती है, अर्थात सीमांत उत्पादन से उसे कम मजदूरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि एकाधिकार का मोटो ही ये होता है कि हम अपने लाभ को अधिकतम करें, क्योंकि वो अकेला विक्रेता होता है या अकेला क्रय करने वाला होता है तो वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहेगा। और जब वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहेगा तो लाभ अधिकतम करना चाहेगा तो वस्तु की कीमत बढ़ा करके बेचेगा। तो जब वस्तु की कीमत बढ़ा करके बेचेगा तो यहाँ पे श्रमिकों का वो शोषण भी करेगा। श्रमिक अगर जो 100 रुपए की वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उनको मजदूरी के रूप में वो 10 रुपए देगा। अर्थात हमेशा और हमेशा एक अधिकारी जो होता है वो क्या करता है कि मजदूरों को कम मजदूरी देता है। क्यों कम देता है? क्योंकि वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। वही पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि बहुत सारे क्रेता बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बाजार का सभी को ज्ञान होता है और श्रमिकों को मजदूरी उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर दी जाती है। लेकिन एकाधिकार के अंतर्गत ऐसा देखने को नहीं मिलता है। एकाधिकार के अंतर्गत श्रमिकों को हमेशा और हमेशा उसकी उत्पादकता से कम मजदूरी मिलती है, अर्थात सीमांत उत्पादन से उसे कम मजदूरी मिलती है, क्योंकि एकाधिकारी चाहता है अपने लाभ को अधिकतम करना। तो लाभ अधिकतम करना चाहेगा तो उसे मजदूरी कम देनी होगी। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। और इकोनॉमिक्स बहुत खूबसूरत सा सब्जेक्ट है, इसके मजे लीजिए। इस एक बार अगर जो इकोनॉमिक्स का मजा लेना प्रारंभ कर दिए ना, इसको समझना प्रारंभ कर दिए तो यार बहुत आसान है, आपकी लाइफ में ये सारी चीजें होती है। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि कीमत बढ़ जाती है तो लोग अपने मांग को कम कर लेते हैं। तो भाई इसमें कौन सा सुपर पावर है? आप भी तो मार्केट जाते हैं, जब मार्केट जाते हैं तो देखते हैं ना कि जो वस्तुएं मांगी है उसे आप कम खरीदते हैं। तो अगर जो छोटे मोटे अवधारणाओं को पढ़ते चलेंगे समझते चलेंगे तो बहुत आसान इकोनॉमिक्स है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि ब्याज की नीची दर क्या अगर जो ब्याज की नीची दर है तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा? तो अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, ब्याज की दर नीची है तो ब्याज की दर और मजदूरी में कोई संबंध तो होता नहीं है। अगर जो आपने पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो भी कहीं पे ये नहीं बताया गया कि ब्याज दर नीचा या ऊंचा होगा तो मजदूरी पर क्या असर पड़ेगा। हम लोगों को ये बताया जाता है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो रही है, तो जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो सभी के पास पैसा आ रहा है। जब सभी के पास पैसा आ रहा है तो लोग ऋण की मांग को क्या कर देते हैं? ऋण की मांग को लोग कम कर देते हैं। और जब ऋण की मांग को लोग कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि ब्याज दर में कमी आ जाएगी। बात ये भी ठीक है, ब्याज दर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात भी सही है। और दूसरी बात ये भी सही है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम होगी, तो जब कम मुद्रा होगा अर्थव्यवस्था में तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास कम पैसा होगा। तो कम पैसा होगा तो वो ज्यादा ऋण प्राप्त करना चाहेंगे, वो ऋण की मांग ज्यादा करेंगे। तो जब वो ऋण की मांग ज्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब ऋण की मांग ज्यादा हो जाएगी तो ब्याज दर में भी क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी, ब्याज दर में वृद्धि आ जाएगी। तो मुद्रा की पूर्ति और ब्याज दर में संबंध होता है।
लेकिन चूंकि अब ये प्रश्न आपसे पूछ लिया है तो अब आपको कॉमन सेंस लगा करके इस प्रश्न का उत्तर करना पड़ेगा। तो थोड़ा लगाइए कि अगर जो ब्याज की दर नीची है, ब्याज की दर नीची है, इसका सीधा मतलब क्या हो गया, पहली वाली कंडीशन, पहली वाली कि ब्याज की दर नीचे, इट मीन्स की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होगी तो एक जो श्रमिक होगा ना, वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मुद्रा है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मुद्रा है। ठीक है, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो मजदूर भी तो कहेगा ना कि भैया हमको भी तो मजदूरी दीजिए। तो ऐसी स्थिति में जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो एक मजदूर ज्यादा पैसे का डिमांड करेगा, और जब ज्यादा पैसे की डिमांड करेगा तो मजदूरी में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, मजदूरी में क्या हो जाएगी, मजदूरी में वृद्धि हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी यहाँ पे बोलेंगे कि सर जी बी होगा, मजदूरी बढ़ती है, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्याज दर और मजदूरी में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, ब्याज दर और मजदूरी में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया जाता है, मुद्रा की पूर्ति और ब्याज में संबंध पाया जाता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, निम्न में से क्या गलत है। आज का सेशन एक दो बार जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत खूबसूरत सा सेशन आज मैं लेकर के आया हूँ। आज आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और पूरा सेशन देखेंगे तो पूरी इकोनॉमिक्स आपकी रिवाइज हो जाएगी। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी वीडियो को बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लाइक और शेयर किए हैं। सभी लोगों से निवेदन है, चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हैं चाहे ऑफलाइन देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि आपके लिए मैं रोज उपस्थित होता हूं तो इतनी तो आपकी नैतिकता बनती ही है। तो चलिए अगला प्रश्न ये रहा कि निम्न में से क्या एक कथन गलत है, इसमें से कौन सा एक कथन गलत है। तो अब यहाँ पे फिर वही बात होगी कि अब यहाँ पे आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे अब देखिए कॉमन सेंस लगाएंगे तो लगान लगान लगान। अब जब लगान की बात हो रही है तो लगान के प्रतिष्ठित सिद्धांत से ही ये प्रश्न होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे लगान की बात हो रही है तो सॉरी, तो जब यहाँ पे लगान की बात हो रही है तो आपको रिकार्डो साहब याद आनी चाहिए। और रिकार्डो साहब ने क्या कहा था, रिकार्डो साहब ने ये कहा था कि भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के कारण ही भूस्वामी को लगान प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में खाद्यान्न आयात आयात में लगान बढ़ाने से रुकता है। नहीं भैया, ये तो इजी सी बात है, ये तो असफल हो जाएगा ना कि खाद्यान्न आयात में लगान बढ़ाने से रुकता है। तो खाद्यान्न आयात में लगान बढ़ाने से, अगर जो आप पढ़े होंगे लगान के सिद्धांत को, तो यहाँ पे रिकार्डो साहब कहते हैं कि खाद्यान्न के संदर्भ में ये क्या होता है, असफल हो जाता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि यार कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि अगर जो आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे ना, एक बार अगर जो सिस्टमेटिक वे से आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आप ऑटोमेटिकली वो कर लेंगे, सही कर लेंगे। लेकिन अगर जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि रिकार्डो से प्रश्न है कि मार्शल से प्रश्न है, किससे प्रश्न है। अब फिर वही बात हो गई कि लगान क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या उत्तर आ रहा है। और जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सिस्टमेटिक वे से सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जा रहा है। कम से कम 200 क्लास में आपको थियरी की देता हूँ, कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें दी जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए। बस इत्मीनान से सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है, लगान क्या होता है। तो अब फिर वही बात हो गई, कॉमन सेंस की बात है। तो लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने दिया था, तो रिकार्डो ने दिया था। और रिकार्डो ने क्या बताया था, रिकार्डो ने ये बताया था कि लगान भूस्वामी को प्राप्त होता है। तो लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के लगान भूमिपति को भूमि के प्रयोग में मिलने वाला प्रतिफल अर्थात पुरस्कार होता है। और भूमि पे लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के कारण प्राप्त होता है।
तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सी की भूमिपति का पुरस्कार है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अतिरिक्त क्षमता रहते हुए भी साम्य होता है। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, अगर जो आपको कॉन्सेप्ट पता है बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, मजा आ जाएगा इस प्रश्न को, और अगर जो नहीं पता है तो फिर कोई क्लू ही नहीं मिलेगा। अतिरिक्त क्षमता रहते हुए भी साम्य होता है, ऐसी कौन सी बाजार की स्थिति होती है जहां पे अतिरिक्त क्षमता होती है उसके बावजूद भी बाजार अतिरिक्त क्षमता होती है लेकिन उसके बावजूद भी साम्य अर्थात संतुलन की स्थिति विद्यमान होती है। चलिए क्या उत्तर होगा? ठीक है, तो देखिए एक बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सर जी अतिरिक्त क्षमता तो पूर्ण प्रतियोगिता में तो होगा, पूर्ण प्रतियोगिता में तो होगा नहीं, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में के अंतर्गत बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बाजार का ज्ञान सभी को होता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है और मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर ही श्रमिकों को क्या मजदूरी दी जाए इसका भी निर्धारण होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में तो होगा नहीं। गला काट प्रतियोगिता में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। गला काट प्रतियोगिता में क्या होता है, कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाता है, कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और एकाधिकार की बात करें तो जो एक एकाधिकारी होता है ना, वो हमेशा और हमेशा क्या सोचता है, वो ये सब सोचता है कि हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें, वो अपने उत्पादन को अधिकतम करना चाहता है और उत्पादन अधिकतम करके इसे अधिकतम कीमत पर मार्केट में बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में एकाधिकारी जो होता है ना, वो श्रमिकों का एक तरीके से शोषण भी करता है। क्यों? क्योंकि एकाधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, और जब वो किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है तो वो जो श्रमिक लगे होते हैं ना, उनको वो क्या करता है, वो मनमाने ढंग से चीजों को मैनेज करता है। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। जैसे आप अगर जो किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमको रोजगार चाहिए, तो बहुत सारे लोग जब जाते हैं तो एक व्यक्ति जो एक अधिकारी है वो ये कहता है कि हम आपको 3,000 रुपया महीना देंगे, हम आपको 5,000 रुपया महीना देंगे, हम आपको 7,000 रुपये महीने देंगे, या हम आपको 15,000 रुपये महीने देंगे। तो जब वो आपसे 30,000 से 40,000 रुपये का काम लेगा तब आपको वो 5 से 10,000 रुपये देगा। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में साम्य होगा जब। अब पूर्ण प्रतियोगिता की बात हो रही है तो देखिए, अगर जो पूर्ण प्रतियोगिता की बात हो रही है तो आपको तुरंत ये ग्राफ आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। अब पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है तो अब ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे अनेक विक्रेता होते हैं और अनेक क्रेता होते हैं। ठीक है, अनेक विक्रेता और अनेक विक्रेता होता है और अनेक क्रेता भी होता है। ठीक है, अनेक क्रेता भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, एक जैसी वस्तु का उत्पादन होता है, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उद्योग के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मिलती है, क्योंकि सबको पता है कि प्रचलित मजदूरी दर क्या है। लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में साम्य किस स्थिति में विद्यमान होगा। तो देखिए दोस्तों, AR इज इक्वल टू MR का कंडीशन आपको याद आना चाहिए। AR इज इक्वल टू MR का कंडीशन आपको याद आना चाहिए, ये कंडीशन आपको याद आना चाहिए। फिर आपको याद आना चाहिए कि जो MC वक्र है, सॉरी, जो AC वक्र है उसे MC नीचे से काटता है। जो क्या है सॉरी, जो AC वक्र है, जो AC वक्र होता है इसको क्या करता है, जो AC वक्र होता है उसको MC नीचे से काटता है। ठीक है, ये नीचे से काटता है। ये दो कंडीशन होती है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि सर जी MR इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू क्या होगा, AR। इट मीन्स ये वाली कंडीशन, अर्थात सीमांत आय बराबर होगी सीमांत लागत के, और सीमांत लागत बराबर होगी औसत आय के, और औसत आय बराबर होगी औसत लागत के। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे
एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न कि अगर कीमत चल लागतों के बराबर न हो तो विक्रेता क्या क्या करता है? चलिए थोड़ा सा बताइए कि अगर कीमत चल लागतों के बराबर न हो, अर्थात आप किसी वस्तु का, कोई एक फर्म किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है और उसे इतना कीमत नहीं मिल रहा है कि उसकी उत्पादन लागत भी निकल पाए। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। एक कंडीशन तो आपको ये याद रखना है कि अगर जो उसे कीमत कितना मिल रहा है, ए भी सी मिल रहा है, अगर जो इतना मिल रहा है उसे कीमत ना इसके बराबर, अगर जो औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर अगर जो इसे कीमत मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये उद्योग में बना रहेगा और ये विश्वास करेगा कि भविष्य में चल करके हम हो सकता है कि हमारी लाभ में वृद्धि हो। तो कम से कम अगर जो पी एबीसी के बराबर होगा तो वो उद्योग में बना रहेगा, उत्पादन करता रहेगा। लेकिन जब दूसरी कंडीशन आती है तो क्या हो जाता है कि P अगर जो कम हो जाता है, अगर जो कीमत ए भी सी से कीमत कम मिलने लगती है तो वो उद्योग छोड़ करके भाग जाता है और कहता है कि भैया अब हम अपने जेब से पैसा लगा करके उत्पादन नहीं करेंगे। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि वो अगर कीमत चल लागतों के बराबर नहीं होता है तो एक विक्रेता पूर्ति के स्टॉक को परिवर्तित करता है और कीमत बढ़ने का इंतजार करता है। अर्थात अगर जो वो इस स्थिति में है तो ये सोचता है कि चलो भैया हम अपने स्टॉक को थोड़ा सा परिवर्तित करें और जब वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी तब हमको जाकर के लाभ मिलेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, सामान्य लाभ का अर्थ होता है, ठीक है? देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं, एक लाइन की बात बता रहा हूं, जितना कंटेंट मैं आप लोगों को देता हूं एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे, यार इतनी सारी चीजें दी जा रही है। 200 क्लास एप्लीकेशन पे दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करें, रोज यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यार बस इत्मीनान से आप मुझे एप्लीकेशन और यूट्यूब पे पढ़िए। हमको नहीं लगता है, अगर जो आप किताब पढ़ने के आदती है तो पढ़िए, लेकिन बस मैं आपसे यही कहता हूँ कि अगर जो आप एप्लीकेशन और यूट्यूब पे ठीक तरीके से पढ़ते रहेंगे तो आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बस इत्मीनान से आप पढ़िए, नोट्स भी थोड़ा बहुत मेंटेन करते रहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग एक दो दिन थोड़ी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स की ये कौन सी क्लास है भाई? 800 के आसपास हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है? बस 200 क्लास आप एप्लीकेशन वाली पढ़ लीजिए, 200 क्लास यहाँ पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? सामान्य लाभ। एक प्रश्न पूछा जाता है कि रॉबिन्सन ने सामान्य लाभ की क्या परिभाषा दी? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो अगर जो हम लोग बात करें सामान्य लाभ की, तो सामान्य लाभ कहाँ पे देखने को मिलता है? सामान्य लाभ बाजार की किस स्थिति में देखने को मिलता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्में दीर्घकाल में हमेशा सामान्य लाभ कमाती है, हमेशा सामान्य लाभ कमाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका ये मतलब हुआ कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बाजार का ज्ञान सभी को होता है, क्रेता को भी पता है, विक्रेता को भी पता है, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर उद्योग करता है। कोई एक फर्म चाहे कि वो कीमत को निर्धारित कर दे तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्रेता हैं, बहुत सारे विक्रेता हैं। कोई एक व्यक्ति, कोई एक फर्म या कोई एक उत्पादक अगर जो कीमत को बढ़ाएगा
तो एज अ क्रेता आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि मार्केट में असंख्य विक्रेता है, तो उसके प्रोडक्ट बिकेंगे ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घ काल तक कोई फर्म अगर जो उत्पादन कर रही है और वस्तुओं को मार्केट में बेच रही है, तो वो हमेशा और हमेशा सामान्य लाभ ही कमाएगी। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि लाभ जो साहसी को उसी उद्योग में बने रहने को बाध्य करता है। ठीक है, सामान्य लाभ ऐसा लाभ होता है जिसके अंतर्गत एक उद्यमी उत्पादन करने के लिए बाध्य होता है कि चलो भैया हमको लाभ मिल रहा है। ठीक है, अप्रत्याशित लाभ नहीं, इसको बस लाभ मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, एकाधिकारी का मुख्य लक्षण है। अब एकाधिकारी का मुख्य लक्षण क्या है? इजी सी बात है, बच्चों वाली बात है, लेकिन बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ठीक है क्या, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, एकाधिकारी क्या दीर्घकाल में सामान्य लाभ कमाएगा कि असामान्य लाभ कमाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। खूबसूरत सा ये प्रश्न है कि एक एकाधिकारी जो होगा वो दीर्घकाल में क्या सामान्य लाभ कमाएगा या असामान्य लाभ कमाएगा, मतलब अप्रत्याशित आय अर्जित करेगा या सामान्य आय अर्जित करेगा? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अगर जो आपको अब एकाधिकारी पढ़ना है ना, तो एकाधिकारी जो है वो या तो कीमत को निर्धारित कर सकता है, या तो कीमत या उत्पादन को निर्धारित करता है। या तो कीमत या तो उत्पादन को क्या करता है? निर्धारित करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एकाधिकारी क्या होता है? एकाधिकारी बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, अर्थात अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है। इस प्रकार की वस्तुओं को कोई और नहीं बेचता है। तो जो एकाधिकारी होता है ना, वो अपने लाभ को दो प्रकार से मैनेज करने का प्रयास करता है। पहला काम तो वो ये करता है कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुओं की मांग है उससे कम उत्पादन वो करता है, अर्थात उससे कम पूर्ति करता है। तो जब किसी वस्तु की मार्केट में मांग बहुत ज्यादा होगी और उसका उत्पादन अर्थात उसकी पूर्ति कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि ऊंची कीमत वसूल करके वो अप्रत्याशित लाभ कमा लेगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में वो क्या करता है? वो दूसरी कंडीशन में वो ये भी कर सकता है कि जितनी वस्तुओं की मांग है, ठीक है, उतनी ही वस्तु की वो पूर्ति कर दे, अर्थात उत्पादन कर दे, लेकिन यहाँ पे लाभ वो कम नहीं कमाएगा। अब वो कम मार्जिन पे ज्यादा लाभ कमाएगा। ठीक है, कम मार्जिन पे वो क्या करेगा? अपने लाभ को अधिकतम करेगा। लेकिन दोनों एक साथ ये नहीं कर सकता है, एट द सेम टाइम ये दोनों नहीं कर सकता है। या तो वो पहले कीमत को निर्धारित करेगा या तो उत्पादन को। एट द सेम टाइम ये दोनों का निर्धारण नहीं कर सकता है, किसी एक का ही कर सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि एकाधिकारी जो होता है वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, और वो दो प्रकार से अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। पहली कंडीशन ये है कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तु की मांग है उससे कम पूर्ति करेगा, तो कीमत को बढ़ा करके मार्केट में बेचेगा वस्तु को, तो अप्रत्याशित लाभ कमाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि मांग के बराबर अगर जो पूर्ति कर देगा तो कम मार्जिन पे वो ज्यादा लाभ कमाएगा। और एकाधिकारी का हमेशा यही उद्देश्य होता है कि वो अपने लाभ को अधिकतम करे, और एकाधिकारी दीर्घकाल में भी क्या करेगा? अपने लाभ को अधिकतम ही करेगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्या उत्तर होगा? ठीक है, कि एकाधिकारी विभेदपूर्ण कीमत लेता है, ताकि अब एकाधिकारी विभेदपूर्ण कीमत विभेदीकरण क्या होता है? कीमत विभेदीकरण क्या होता है? एकाधिकारी, अब आप अगर जो पीगू साहब को पढ़े होंगे तो पीगू साहब ने तीन प्रकार के कीमत विभेदीकरण की बात की। प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण, द्वितीय कोटि का कीमत विभेदीकरण और तृतीय कोटि का कीमत विभेदीकरण, जिसके अंतर्गत प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण के अंतर्गत वो उदाहरण देते हैं वकील का। किसका उदाहरण देते हैं? वकील का उदाहरण देते हैं और डॉक्टर का उदाहरण देते हैं, जिसके अंतर्गत ये बताते हैं
कि वकील और डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, विभेदित कीमत वसूल करते हैं। जैसे एक वकील है तो वकील क्या करता है कि ये देखता है कि जो गरीब व्यक्ति है उससे वो कम पैसा लेता है, लेकिन जो बहुत अमीर है उससे वो ज्यादा पैसा लेता है। तो वकील अपने विवेक के अनुसार अपने क्लाइंट को क्या करता है, मैनेज करता है। उसका कोई फिक्स नहीं है कि आप मुझे इतना पैसा देंगे तभी हम आपका केस लड़ेंगे। वो अपने विवेक के अनुसार स्थिति परिस्थिति को भांपता है और अपनी फीस को अलग अलग वो क्या करता है, रखता है। ठीक है, तो ये होता है कीमत विभेदीकरण। तो चलिए क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि अपनी वस्तु का उपयोग विभिन्न बाजार में बेलोचदारी की स्थिति में पूरा लाभ उठा सके। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब इसको आसान भाषा में मैं बताऊं तो कीमत विभेदीकरण का मतलब क्या होता है। तो ठीक है, वकील डॉक्टर तो सेवा देते हैं ना, वकील डॉक्टर सेवा देते हैं, लेकिन अगर जो हम लोग किसी वस्तु के संदर्भ में बात करें तो मान लीजिए कि कोई एक वस्तु, जैसे आप कोई एक वस्तु उत्पादित कर रहे हैं और उस वस्तु का नाम है, मान लीजिए कोई एक आप साबुन, मान लीजिए कि आप एक सौंदर्य साबुन का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, तो सौंदर्य साबुन का इस्तेमाल उत्पादन कर रहे हैं, तो प्रति साबुन को उत्पादन करने की जो लागत आ रही है वो मान लीजिए कि 10 रुपए है। ठीक है, लेकिन अब इस साबुन को आप उत्तर प्रदेश में 15 रुपए में बेच रहे हैं, उत्तराखंड में ले जाकर के इसे आप यूके में ले जाकर के अर्थात उत्तराखंड में ले जाकर के आप इसे 20 रुपए में बेच दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में इसे ले जाकर के एमपी में आप इसे ले जाकर के 25 रुपए में मान लीजिए बेच दे रहे हैं। अर्थात एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों पर बेचना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है। और ऐसी स्थिति में बाजार मांग बेलोचदार होती है, अर्थात जो विक्रेता होता है ना वो भी ये जानता है कि अगर जो, जैसे हम बिहार की बात करें तो बिहार में क्या है, शराब बंद है, बिहार में क्या है, एल्कोहल बंद है, लेकिन फिर भी जो ब्लैक में बेचता है वो जानता है कि कौन शराब का ज्यादा लतिया है, जो ज्यादा एडिक्टेड है शराब का, उसे वो क्या करता है, ब्लैक में ज्यादा उससे कीमत वसूल करेगा, और जो कम एडिक्टेड है उसे वो कम वसूल करेगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, उत्पादन में तकनीकी प्रतिस्थापना की सीमांत दर अनुपात है। थोड़ा आराम से करिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। हाँ, क्या उत्तर आ रहे भाई, ऑप्शन नंबर, उत्पादन में तकनीकी प्रतिस्थापना की सीमांत दर अनुपात होती है। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न। अब इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यार आप कॉन्सेप्ट पढ़ा करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग को तो पता ही नहीं होगा। ये MRTS/XY इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा के अपान डेल्टा एल, डेल्टा के अपान डेल्टा एल इज इक्वल टू MPL अपान MP के। ये वाली कंडीशन अगर जो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, तो आप बड़े आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। और अगर जो नहीं पढ़े होंगे तो इसे एक दो लाइन में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे लंबी चौड़ी थियरी है। तो ठीक है, याद रखिएगा कि उत्पादन में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का जो अनुपात है वो सीमांत उत्पादकता के बीच होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, कि उत्पादन में अविभाजनशीलताओं से उत्पादन फलन की प्रकृति होती है। अब अविभाजिता क्या होता है, कोई कमेंट करके बताएगा, कोई बहादुर है, कोई बहादुर छात्र है जो बताएगा कि अविभाजिता का क्या मतलब होता है, अविभाजिता का क्या मतलब होता है उत्पादन के संदर्भ में, कमेंट करके बताइए अविभाजिता का क्या मतलब होता है। ठीक है, बार बार आप लोग पढ़ते हैं, ठीक, कि उत्पादन में अविभाजनशीलताओं से उत्पादन फलन की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होता है ना,
तो अगर जो आपने वर्धमान प्रतिफल का नियम ठीक तरीके से पढ़ा होगा तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं वृद्धि का नियम, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अविभाजनशीलता का मतलब क्या होता है कि उत्पादन के साधनों को छोटे छोटे भागों में हम लोग विभाजित नहीं कर सकते। अविभाजनशीलता का मतलब क्या होता है कि हम उत्पादन के जो साधन है, किसी वस्तु को उत्पादन करने के जो साधन है, इसको हम लोग छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि उत्पादन में पूरक लागतें इसलिए लगाई जाती हैं कि, अब आज का जो सेशन है ना वो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा से टेस्ट करेगा कि आप कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट जानते हैं इकोनॉमिक्स का। क्या उत्तर होगा भाई कि उत्पादन में पूरक लागतें इसलिए लगाई जाती हैं कि, किस लिए लगाई जाती है भाई? ठीक है, पूरक लागत का कोई उदाहरण मुझे बताएगा कि पूरक लागत क्या होता है? अब कुछ लोग सोचेंगे कि मांग के नियम के अंतर्गत जो हम लोग पूरक वस्तुएं पढ़ते हैं सर जी वही है क्या? अरे नहीं, वो नहीं है, ये अलग है। पूरक लागत अलग होता है। ठीक है, पूरक लागत का उदाहरण क्या होगा? पूरक लागत क्या होती है? तो पूरक लागत का उदाहरण होगा जैसे पंजीकरण शुल्क हो गया। ठीक है, पंजीकरण शुल्क, जैसे अगर जो आप डीएल बनवाने जाते हैं तो वहां पे आपका पंजीकरण शुल्क लगता है, सॉरी वहां पे आपका फीस लगता है। ठीक है, पंजीकरण शुल्क कहाँ पे लगता है? अगर जो आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे पंजीकरण शुल्क लगता है। और फीस जो होता है वो क्या होता है? फीस जो होता है वो अगर जो आप डीएल बनवाने जाते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तो वो आपकी फीस होती है। अगर जो आप सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहां पे भी आपको फीस देना पड़ता है। तो ये होता है दोस्तों पूरक लागत। पूरक लागतें क्या होती है? पंजीकरण शुल्क या फीस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक लागत बोलते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे कि प्रति इकाई लागत में कमी आ जाए, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। तो उत्पादन में पूरक लागतें इसलिए लगाई जाती हैं ताकि प्रति इकाई उत्पादन लागत में क्या आ जाए? कमी आ जाए। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मार्शल द्वारा उपयोगिता माप का विश्लेषण है। अब मार्शल की बात हो रही है। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार सब कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इन केस लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी देख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स दिया जा रहा है जो मेरे खुद के द्वारा तैयार किया गया है। कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी आपको दिया जा रहा है ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन भी करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट तो दीजिए ना, देखिए ना कि तैयारी कैसी चल रही है, देखिए कि तैयारी कैसी चल रही है, क्यों गलती हो रही है, कहाँ पे गलती हो रही है, उसमें सुधार करिए। जहां से भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट में सुधार करिए ताकि आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना है हमारी जिम्मेदारी। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे सारे कंटेंट को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो ये सारे कंटेंट आपको हमेशा और हमेशा दिखने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट नहीं कोर्स परचेज कर पा रहे हैं तो सीधे आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए भाई, मार्शल साहब की यहाँ पे बात हो रही है। मार्शल द्वारा उपयोगिता माप का विश्लेषण है। तो मार्शल साहब ने क्या कहा था? मार्शल के पहले जितने भी अर्थशास्त्री आए थे वो सभी अर्थशास्त्रियों का मानना यह था कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर जो
आपके पास पेन नहीं है, आपके पास कपड़े नहीं है, आपके पास रोटी नहीं है, तो आप किस तरीके से मापेंगे कि किसकी उपयोगिता कितनी है? क्या इसका संख्यात्मक माप संभव है? नहीं संभव है। लेकिन जब मार्शल साहब आते हैं तो कहते हैं कि नहीं भैया, हम उपयोगिता को भी माप सकते हैं, अर्थात उपयोगिता को भी मापा जा सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, ठीक है, जितने लोग भी, ठीक है, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं कि उपयोगिता को बड़े सुनिश्चित तरीके से मापता है यद्यपि वो अपर्याप्त है। तो मार्शल साहब ने क्या कहा था ना कि उपयोगिता को मापने के लिए क्रमागत ह्रास नियम अगर जो आप लगा लेंगे तो उपयोगिता को माप लेंगे। अर्थात मान लीजिए कि आपके पास रोटी भी नहीं है और आपके पास कपड़े भी नहीं है, तो आप ये चूज करिए कि आपके लिए रोटी जरूरी है कि आपके लिए कपड़े जरूरी है। अगर जो आपके लिए रोटी जरूरी है तो पहले आप रोटी को चुनिए, फिर आप कपड़े को चुनिए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि अगर मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है तो इसका अर्थ क्या है? मांग वक्र तो दाईं ओर खिसकता है, तो इसका क्या मतलब है भाई? मांग वक्र दाईं की तरफ खिसकता है, क्यों खिसकता है? चलिए क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक, बी बोल रहे, ए बोल रहे, और कोई? ठीक, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि मांग फलन उन्नति होता है। मांग फलन क्या होता है? उन्नत होता है। और ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कई सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें से एक जो कारण है वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और जब उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है तो आप उसकी मांग को कम कर देते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सभी व्यक्तियों की मांग की आय लोच इन वस्तुओं के लिए सकारात्मक होती है। देखिए कितना बच्चों वाला प्रश्न है। बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है भाई? बच्चों वाला प्रश्न है नहीं है? सभी व्यक्तियों के लिए मांग की आय लोच इन वस्तुओं के लिए सकारात्मक होती है। आज ही जब एप्लीकेशन पे मैं एंजल साहब के नियम को पढ़ा रहा था तो वहां पे इस बात को बहुत ही जोर दे करके मैंने बताया था, बहुत जोर दे करके बताया था। ठीक है, ठीक है। तो देखिए मांग की आय लोच की अगर जो बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर जो आपकी आय में वृद्धि हो रही है, अगर जो आपकी आय में वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आप अपने मांग को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। अगर जो आपकी आय में वृद्धि हो रही है तो आप अपने मांग को बढ़ा देंगे। और ऐसा किस प्रकार की वस्तुओं के संदर्भ में देखने को मिलता है? तो भैया सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में देखने को मिलता है। सामान्य वस्तुओं का मतलब क्या हुआ कि जो ऐसी वस्तुएं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ठीक है, खाने की जो वस्तुएं हुई वो हो गया। तो जब आपकी आय बढ़ती है तो आप इसकी मांग को बढ़ा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सकारात्मक मांग और किसके लिए होता है? तो भैया वो विलासिता की वस्तुओं के लिए भी होता है। ठीक है, विलासिता, विलासिता वस्तु के लिए भी क्या होता है? विलासिता वस्तु के लिए भी मांग की आय लोच सकारात्मक ही होती है, अर्थात धनात्मक ही होती है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता के साम्य से आशय है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए कि उपभोक्ता के साम्य से आशय है कि उपभोक्ता के साम्य का आशय क्या है? और जो लोग भी पूछ रहे हैं कि सर क्लास की टाइमिंग क्या है, आप अपना एड्रेस बता दीजिए, एक रजिस्ट्री कर दे रहा है, आपके घर चला जाएगा कि लाइव स्टडी इलाहाबाद आपको विनम्र निवेदन करता है कि आप शाम को 5 बजे से लाइव क्लास ज्वाइन करिए।
इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्लास कब होती है। जो बातें आप लोग कमेंट में करते हैं वो मुझे कॉल कर लिया करिए, ये नंबर आप लोगों के लिए ही मैं दिया हूँ, ठीक है। थोड़ा एप्लीकेशन अपडेट हुआ है तो मैं समझ सकता हूँ कि कुछ छात्रों को थोड़ी बहुत समस्या आ रही होगी, क्योंकि जब एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन से दूसरा एप्लीकेशन आता है तो थोड़े उसके सेटिंग्स अलग होते हैं, है ना। लेकिन ये वाला जो एप्लीकेशन है ये मोर इजियर है प्रीवियस वाले से। तो आप आ करके केवल कमेंट ना करिए, आप मुझे कॉल कर लीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, है ना। मैं आपको रजिस्ट्री नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? इतने दिनों से पढ़ रहे फिर भी नहीं पता है कि क्लास की टाइमिंग क्या है। चलिए, कि उपभोक्ता के साम्य से आशय क्या है, तो अब यहाँ पे आपको क्या याद आना चाहिए? MRS ठीक है, इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं कितना मेहनत लगता है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन कोलैप्स होगा ना तो बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, और आप लोग लगातार बात करते रहते हैं, ठीक है। जिसे भी दिक्कत है मैं बता रहा हूँ, कुछ 2-4 लोगों को हो सकता है कि समस्या आ रही हो, तो आप मुझे कॉल कर लीजिए ना। अगर जो आप मुझे मैसेज कर रहे हैं तो मान लीजिए मेरा मैसेज, अब मैं मैसेज नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, तो मैसेज तो मैं मैक्सिमम प्रयास करता हूँ कि रिप्लाई करूँ, नहीं हो रहा है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ 7 बजे तो वो मुझे कॉल करना शुरू कर देते हैं, वो मुझे मैसेज शुरू कर देते हैं। चले, क्या उत्तर आ रहा है कि MRS/XY इज इक्वल टू क्या है, आपको याद आना चाहिए कि MU x/PX इज इक्वल टू MUY अपान PY, ठीक है। याद आया? याद आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा चलिए भाई, ठीक है। मैं इतना आप लोग को पढ़ाता हूँ, थोड़ा बहुत डांट नहीं सकता हूँ क्या? उसमें गया यार, ठीक है। चलिए, उपभोक्ता के साम्य से आशय क्या होता है? तो उपभोक्ता का साम्य तब होता है कि एक उपभोक्ता के पास जितनी आय है, एक उपभोक्ता के पास जितनी आय है, उस आय को वो इस प्रकार से खर्च करे कि उसे मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त करे। जैसे आप लोगों के पास भी महीने का एक फिक्स इनकम होगा ना, फिक्स आय होगा ना, ठीक है। नहीं, अगर जो नौकरी करते हैं तो कहीं से मिलता होगा, पेरेंट्स से मिलता होगा, तो आप उस पैसे को इस तरीके से खर्च करते हैं कि आपको अधिकतम संतुष्टि मिल जाए। अगर जो आपको 10,000 रुपये महीने का मिलता है तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं कि आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और बढ़िया खूब अच्छे से एक शाम को भोजन करते हैं और पूरा 10,000 रुपये वहीं खर्च कर देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं ना। आप देखते हैं कि आपके महीने की जरूरत क्या है, कापी है, पेन है, किताब है, ये सारी चीजें आप मैनेज करते हैं, अपनी जो सबसे ज्यादा जरूरी वस्तुएं हैं उसको उससे खरीदते हैं। तो उपभोक्ता साम्य की स्थिति में तब होगा, उपभोक्ता साम्य की स्थिति में तब होगा जब उपभोक्ता के पास जो सीमित आय है, उस सीमित आय को खर्च करके वो अपनी उपयोगिता को अधिकतम कर ले, अर्थात वो अपने संतुष्टि को अधिकतम कर सके। तो उपभोक्ता न्यूनतम त्याग से अधिकतम संतुष्टि कर पाता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि पूर्ति समर्थक वे अर्थशास्त्री हैं जो समष्टि आर्थिक समस्याओं, बेरोजगारी व मुद्रा प्रसार का हल ढूंढते हैं। क्या उत्तर आ रहा है? हाँ, चलिए, क्या उत्तर आएगा भाई? हाँ, ठीक। तो पूर्ति समर्थक वे अर्थशास्त्री हैं जो समष्टि आर्थिक समस्याओं, बेरोजगारी व मुद्रा प्रसार का हल ढूंढते हैं। हाँ, ठीक। तो आपसे नंबर क्या आ रहा है? पूर्ति समर्थक अर्थशास्त्री। चलिए, ठीक, ये बोल रहे हैं सभी लोग। पूर्ति समर्थक अर्थशास्त्री की बात करें तो किसकी याद आपको आनी चाहिए? किस अर्थशास्त्री की याद आनी चाहिए? आर्थर लेफर की याद आनी चाहिए, आर्थर लेफर की याद आनी चाहिए, ठीक है। आर्थर लेफर की याद आनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला कि देखिए भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी
ऑप्शन नंबर ए बोल, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या बोला कि समष्टि आर्थिक समस्याएं, बेरोजगारी व मुद्रा अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ रही है और मुद्रा प्रसार बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए, करों में कटौती करनी चाहिए, टैक्स में कटौती करनी चाहिए, कर कम करना चाहिए और उद्योग को विनियंत्रित करना चाहिए, ताकि उद्योग को विनियंत्रित किया जाएगा तो इससे रोजगार की संख्या बढ़ेगी, तो बेरोजगारी की समस्या क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि किन्स के मॉडल में संतुलन स्थापित हो सकता है। आज का सेशन बहुत कंसंट्रेट होके पढ़ाने वाला है ना, आप लोग थोड़ा सा बात मत करिए, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे आज के सेशन में प्रश्न है। आज का सेशन एक दो बार जरूर आप लोग देखिएगा, आज बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न है, मजा आ जाएगा। कि किन्स के मॉडल में संतुलन स्थापित हो सकता है, किन्स के मॉडल में संतुलन कब स्थापित हो सकता है। किन्स ने 1936 में एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था, याद है कि भूल गए। किन्स साहब ने 1936 में कौन सी पुस्तक लिखी थी, किसी को याद है कि भूल गए। द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉय इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक 1936 में किसने लिखा था, किन्स साहब ने लिखा था। उसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था, क्या बोला था, बताइए। उन्होंने कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होगी भी तो भी अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित हो सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि गंभीर बेरोजगारी होते हुए। तो किन्स साहब ने 1936 में जो पुस्तक लिखी थी द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि संतुलन स्थापित जो अर्थव्यवस्था में जो संतुलन स्थापित होगा वो बेरोजगारी की स्थिति में भी स्थापित हो सकता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब इसके लिए अगर जो आप स्फीतिक अंतराल को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से चीजों को समझ में और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। चलिए चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, बताइए तो क्या उत्तर आ रहा है, थोड़ा बताइए भाई क्या उत्तर आ रहा है। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। क्या उत्तर आ रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ क्या उत्तर आ रहा है सर, हाँ बताइए। ठीक, चलिए बताइए। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह बेरोजगारी की दर होती है जो, क्या होगा भाई, ए बोल रहे, ए बोल रहे सभी लोग, किसकी याद आनी चाहिए, किस अर्थशास्त्री की याद आनी चाहिए, किस अर्थशास्त्री की याद आनी चाहिए आपको, तो आपको हैरेट डोमर मॉडल याद आना चाहिए। तो उसमें उन लोगों ने क्या कहा था कि बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से आशय बेरोजगारी की वह दर है जो रोजगार स्तर पे पाई जाती है। अब पूर्ण रोजगार का स्तर क्या होता है, पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है, तो पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जो भी प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन हमारे देश में क्या है, लकड़ी है, कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, टीन है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है।
तो यदि कोई देश प्राकृतिक संसाधन और भौतिक संसाधन मतलब श्रम, यदि कोई देश प्राकृतिक और भौतिक संसाधन का पूर्ण रूप से उपयोग करके अपने उत्पादन को अधिकतम कर लेता है तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। ठीक है, तो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह बेरोजगारी की दर है जो पूर्ण रोजगार के स्तर पर पाई जाती है। अगला, भारत में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? भारत में आखिरकार मुद्रा पूर्ति क्यों बढ़ता है? मुद्रा पूर्ति क्यों बढ़ता है भाई? अब देखिए, इजी सी बात है, अगर जो मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी, ठीक है, अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर जी मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आरबीआई ने या भारत सरकार ने 50,000 करोड़ रुपया भारतीय अर्थव्यवस्था में डाला, तो अगर जो ये पैसा 50,000 करोड़ रुपया किसी एक व्यक्ति के पास भी रहेगा तो वो जेब में लेके नहीं ना घूमेगा, वो क्या करेगा, किसी न किसी वस्तु का उत्पादन करेगा, और जब वो उत्पादन करेगा तो कच्चे माल खरीदेगा, तो ये पैसा किसके पास जाएगा, विक्रेता के पास जाएगा। अब उत्पादन करेगा तो श्रमिकों को मजदूरी देगा, तो श्रमिकों के पास ही चला जाएगा। तो ये 50,000 करोड़ अगर जो रुपए आरबीआई के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा रिलीज किया जा रहा है तो ये अर्थव्यवस्था में सभी वर्गों के पास धीरे धीरे स्वतः ही प्रसारित हो जाएगा। तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में सबके पास पैसा हो जाएगा। तो जब सबके पास पैसा हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में लोग ऋण की मांग को कम कर देंगे, और जब लोग ऋण की मांग को कम कर देंगे तो ब्याज दर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ब्याज की दर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इजी सी बात है। तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का कारण क्या है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सकल घाटा जब होता है तभी तो सरकार आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई से कहती है कि भैया आप ऐसा करो कि कुछ नई मुद्राओं को निर्गमित करके हमें दे दो। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई नए नोट और नए सिक्के को छापता है। तो ऐसी स्थिति में नए नोट और नए सिक्के जब छपेगा तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, एक बात ये भी ठीक है और दूसरी बात ये भी ठीक है कि मुद्रा की पूर्ति में अगर जो वृद्धि होती है तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी तो लोग का मांग बढ़ जाएगा। लोगों का मांग बढ़ जाएगा और मांग के अनुसार पूर्ति में वृद्धि नहीं होगा तो कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। जब कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो आप कहेंगे कि सर जी बड़ी महंगाई आ गई है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में अनियंत्रित रूप से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है तो ये अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को क्रिएट कर सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अगर शहर ए व बी के उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्रमशः 200 व 250 है तथा इन दोनों शहरों में प्रति व्यक्ति आय 4,000 है तो वास्तव में ये किसके बराबर होगा? ठीक है, चलिए बताइए। अब देखिए, सूचकांक निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, दोनों, हाँ पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। पहले आप बताइए क्या उत्तर आ रहे भाई। ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं सर? ठीक, कि अगर शहर ए व बी के उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्रमशः 200 व 250 है तथा दोनों शहरों में प्रति व्यक्ति आय 400 है तो वास्तव में वो बराबर होगा। किसके बराबर होगा? गुणा भाग लगाइए, इधर उधर करिए। कीमत सूचकांक का फार्मूला किसी को याद है कि सब भूल गए? कीमत सूचकांक का फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? कीमत सूचकांक का फार्मूला क्या होता है? कोई कमेंट करके मुझे बताएगा? बताइए कमेंट करके कि कीमत सूचकांक का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अगर शहर ए व बी के उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्रमशः 200 व 250 है तथा दोनों शहरों में प्रति व्यक्ति आय 4,000 है
तो वास्तव में वह बराबर होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसलिए सिर्फ सूचकांकों के आधार पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे इस प्रश्न का उत्तर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा, क्योंकि केवल सूचकांकों के आधार पे कोई आकलन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय आय की सामाजिक संगणना संबंधित है। ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं ना कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन क्या होता है, राष्ट्रीय आय की सामाजिक संगणना क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, ये सब अलग अलग चीजें होती है ना। बहुत सारे लोग केवल राष्ट्रीय आय शब्द देख लेते हैं और लगता है कि पूरा इकोनॉमिक्स उसी में हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का लेखांकन अलग होता है, राष्ट्रीय आय की संगणना अलग होती है, राष्ट्रीय आय अलग होता है। हालांकि इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे? तो राष्ट्रीय आय की जब संगणना की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि देश में कौन क्या कहां कितना वह कैसे उत्पादन कर रहा है तथा कौन क्या वह कितना उपभोग कर रहा है। ठीक है, तो जब राष्ट्रीय आय की संगणना की बात होती है तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि देश का उत्पादन का स्तर क्या है, उत्पादन का स्तर क्या है, अर्थात कौन क्या कहां कितना उत्पादन कर रहा है और कौन क्या कितना उपभोग कर रहा है, अर्थात उत्पादन और उपभोग को देखा जाता है। ठीक है, एक राष्ट्र के उत्पादन और एक राष्ट्र के उपभोग को देखा जाता है, उपभोग को देखा जाता है। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आधार मुद्रा में सम्मिलित होता है। एक बार नहीं बहुत बार ये प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए कि आधार मुद्रा में क्या सम्मिलित होता है। आधार मुद्रा में सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है सर? ठीक, तो आधार मुद्रा का फार्मूला अगर जो किसी को नहीं पता है तो लिख लीजिए भाई, क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये जो टॉपिक है, अगर जो देखिए ये जो मुद्रा एवं बैंकिंग के अंतर्गत जो ये वाला टॉपिक बनता है ना, इसको आपको लिख लिख करके बार बार रिवीजन करना चाहिए। और देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र आसान है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र अगर जो आपने अच्छे से संभाल लिया ना तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र वो पढ़ते ही नहीं। और दुर्भाग्य तो ये है कि बहुत सारी जगहों पे कोई समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ाता ही नहीं। ये बात मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। समष्टि अर्थशास्त्र कंप्लीट टॉपिक बहुत कम जगह देखने को मिलता है ना। तो समष्टि अर्थशास्त्र पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर जो उसको समझने की अगर जो उसकी समझ आप विकसित कर लिए ना, फिर आपको कोई इकोनॉमिक्स में रोक नहीं पाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? बहुत आसान सा बच्चों वाला टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था बच्चों वाला है। ठीक है, लेकिन अन्य चीजों की अगर जो बात करें तो उसकी अपेक्षा समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो थोड़ा सा कठिन बनता है, उसको ठीक तरीके से पढ़िए। और जितने लोग भी एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं या एडमिशन लेने वाले हैं, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, मैं आपको पूरी आज़ादी देता हूँ कि इकोनॉमिक्स के जितने भी 10 से 12 यूनिट बनते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। आप मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, बताइए कि सर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है, मैं वो टॉपिक जरूर पढ़ाऊँगा। मैं अपनी तरफ से तो प्रयास करता हूँ कि कोई भी टॉपिक ना छूटे, क्योंकि 200 से ज़्यादा क्लास में आप लोगों को एक बैच में देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं पूरी आज़ादी देता हूँ कि जो टॉपिक आपको लगता है कि नहीं पढ़ाया गया है उसे आप बताइए, मैं जरूर पढ़ाऊंगा, है ना। तो हाँ, क्या उत्तर होगा कि आधार मुद्रा में क्या सम्मिलित होता है? आधार मुद्रा क्या होता है? तो आधार मुद्रा में इज इक्वल टू क्या होती है कि जो चलन में मुद्रा होती है, जैसे नोट व सिक्के, चलन मुद्रा, जो चलन में मुद्रा होती है, प्लस क्या होती है, व्यापारिक बैंकों के पास नगद जमा, व्यापारिक
बैंकों के पास नगद जमा। उसके बाद क्या होता है इसमें, उसके बाद व्यापारिक बैंकों का प्लस व्यापारिक बैंकों का आरबीआई के पास अन्य जमा, आरबीआई के पास अन्य जमा। ठीक है। सो अब बता दीजिए, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि सर केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित कोष व जनता के पास पास करेंसी अर्थात चलन मुद्रा। ठीक है, जनता के पास करेंसी का मतलब चलन मुद्रा, और ये व्यापारिक बैंकों के पास नगद जमा प्लस व्यापारिक बैंकों का आरबीआई के पास अन्य जमा जो होता है। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एप्लीकेशन की क्लास शुरू हो गई है। जो लोग भी क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, 2 दिन से क्लास एप्लीकेशन पे हो रही है। जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, आप अपने बैच में क्लास को ज्वाइन करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। चले, मुद्रास्फीति। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे मुद्रास्फीति को नहीं समझ पाते हैं। मुद्रास्फीति ये एक इकोनॉमिक्स का शब्द है और इसे हम और आप कहते हैं महंगाई। ठीक है, मुद्रास्फीति को आसान भाषा में महंगाई कहा जाता है। और महंगाई कब कहा जाएगा, महंगाई कब कहा जाता है, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसे ही तो हम महंगाई बोलते हैं। और वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें से एक जो प्रमुख कारण होता है वो ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुओं की मांग है उतनी वस्तु का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, उससे कम वस्तु का उत्पादन हो रहा है, अर्थात पूर्ति कम हो रही है। तो जब किसी वस्तु की मांग बहुत ज्यादा होगी और उत्पादन अर्थात पूर्ति कम होगा तो उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी। उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो हम लोग बोलेंगे कि भैया बड़ी महंगाई आ गई है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ठीक, ऑप्शन नंबर बी सब ओपन हो जाएगा। हाँ, टेस्ट भी थोड़ा बहुत नहीं ओपन हो रहा है। कल ये जितनी भी टेस्ट वाली दिक्कत है वो कल तक सब सॉल्व हो जाएगी। कल तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुद्रास्फीति क्या होता है, यह स्थिति नहीं है बल्कि कीमत वृद्धि का एक द्योतक है। यही तो मैंने बताया, यही तो बात मैंने बताया कि मुद्रास्फीति को हम लोग आम बोलचाल भाषा में महंगाई बोलते हैं। महंगाई कब आती है, जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। तभी तो आप कहते हैं ना कि बहुत कीमत बढ़ा हुआ है, बड़ी महंगाई है। और महंगाई कब आता है, कीमत कब बढ़ता है, जब किसी वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो जाए और पूर्ति अर्थात उत्पादन कम हो जाए तो कहेंगे कि वस्तु की कीमत बढ़ गई। जैसे मैं प्रयागराज में रहता हूँ और प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है। ठीक है, कल मैं गया था सब्जी लेने के लिए, एक छोटी सी गोभी मैंने खरीदा और 45 रुपए का एक छोटी सी गोभी हमको मिला। और प्रयागराज में क्या होता है, प्रयागराज में केजी के हिसाब से गोभी नहीं बिकता है ना, केजी के हिसाब से यहाँ पे नहीं बिकता है। यहाँ पे प्रति गोभी के हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, प्राइस लगाते हैं। एक छोटा सा था, मतलब अकेले के लिए भी वो सफिशियंट था, और 45 रुपए का मैं खरीद के लाया। जबकि ये क्या चल रहा है, गोभियों का सीजन चल रहा है, इसमें तो सस्ता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि कुंभ मेले में, महाकुंभ मेले में करोड़ों लोग आने वाले हैं। ऑलरेडी लाखों लोग इस शहर में अभी आ चुके हैं बाहर से। तो ऐसी स्थिति में मांग बढ़ गई है, गोभी की पूर्ति कम हो गई है। अब हमारे जैसे जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं अगले 3 महीने तक खूब महंगाई का शिकार होंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, ठीक है, हाँ, कि मुद्रावादी वे हैं जो यह विचार रखते हैं कि, मुद्रावादी क्या करते हैं। ठीक, मुद्रावादी वे हैं जो यह विचार रखते हैं कि, क्या विचार रखते हैं भाई? ठीक, क्या 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 उत्तर आ रहा है? ठीक है, चलिए,
कि मुद्रावादी वे हैं जो यह विचार रखते हैं कि, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि मुद्रास्फीति से ज्यादा गंभीर समस्या बेरोजगारी है। ठीक है, तो जो मुद्रावादी थे उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था। अब किसकी याद आनी चाहिए? अच्छे स्टूडेंट हैं तो बताइए किसकी याद आनी चाहिए आपको? किसकी याद आनी चाहिए इस प्रश्न में? आपको कमेंट करके बताइए मुझे किस अर्थशास्त्री की आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, किसने कहा था कि मुद्रास्फीति जो है वो अन्यायपूर्ण है, लेकिन मुद्रा संकुचन क्या है? मुद्रा संकुचन क्या है? बताइए कमेंट करके। किसने कहा था कि मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति बुरा है, लेकिन मुद्रास्फीति बुरा है लेकिन मुद्रा संकुचन उससे भी ज्यादा बुरा है? किसने कहा था? किन्स ने कहा था। तो अगर जो आपको किन्स की याद आ रही है, फ्रीडमैन की याद आ रही है, तो आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? कॉमन सेंस लगा के कर लेंगे कि सर जी मुद्रास्फीति आती है तो मुद्रास्फीति में ये होता है कि वस्तुओं की मांग बहुत ज्यादा होती है, तो एक तरफ मांग भी बढ़ता है और दूसरी तरफ पूर्ति भी बढ़ता है। वो बात अलग है कि मांग और पूर्ति दोनों बराबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होती है और उत्पादन भी बढ़ता है, अर्थात पूर्ति में भी वृद्धि होती है। ठीक है, ये बात सही है। तो मुद्रास्फीति होता है तो कम एटलीस्ट लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी आ जाएगी, तो बेरोजगारी आ जाएगी तो लोग क्या होंगे? जब बेरोजगारी आ जाएगी तो लोगों के पास काम करने के लिए कुछ होगा नहीं। जब काम करने के लिए कुछ होगा नहीं तो इन लोगों को आय अर्जित होगा नहीं, तो इनकी आय में कमी आ जाएगी। जब पैसा नहीं होगा तो ये अपने मांग को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और जब मांग कम हो जाएगा तो मांग कम होने से पूर्ति में भी कमी आ जाएगी। तो मांग व पूर्ति अगर जो अपने न्यूनतम बिंदु पे चला जाएगा तो अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी। मांग और पूर्ति अगर जो न्यूनतम बिंदु पे चला जाता है तो कहा जाएगा कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है। तो अगर जो आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई में जीना चाहेंगे कि आप मंदी में जीना चाहेंगे, तो अगर जो आप इकोनॉमिक्स को समझते होंगे तो आप कहेंगे कि सर जी हम मुद्रास्फीति में जीना चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि लाखों रुपए हमारे पास आए और हम क्या करें? लाखों रुपए उड़ा दें। ठीक है, मतलब सारा का सारा उपभोग कर पाए। लेकिन मंदी में क्या होगा कि आपके पास 10 रुपया नहीं आएगा, और 10 रुपया भी आपके पास ना आए तो आप ऐसे थोड़ी जिएंगे कि 10 रुपये में आप अपने आप को थोड़ी मैनेज कर पाएंगे। तो मंदी के समय आपके पास पैसा नहीं होता है, मुद्रास्फीति के समय पैसा होता है, लेकिन दोनों आपको कंगाली लेकर के आती है। लेकिन मुद्रास्फीति की अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट आपके पास मुद्रा होता है। अगला, ठीक है। चलिए, अगर बैंक साख निर्गमन बढ़ाना चाहते हैं तो क्या होगा? बैंक अगर जो फ्रीडमैन ने बोला था कि मुद्रास्फीति सदैव एक मौद्रिक घटना होती है। बिल्कुल बात ठीक है आपकी। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रही है बातें? और जो लोग भी इकोनॉमिक्स का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, केवल आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बार इकोनॉमिक्स का नोट्स अगर जो आप परचेज कर लेते हैं तो समय समय पे उसमें अपडेट भी होता रहेगा, और सारे वहाँ पे इकोनॉमिक्स के जितने भी यूनिट बनते हैं सभी यूनिट को एक सिस्टमेटिक वे से मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? कि अगर बैंक साख निर्गमन बढ़ाना चाहते हैं तो क्या होगा? देखिए कितना बच्चों वाला प्रश्न है। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? अगर बैंक साख निर्गमन बढ़ाना चाहते हैं तो क्या होगा? ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बैंक साख निर्गमन बढ़ाना चाहते हैं तो साख का सृजन कौन करता है? व्यापारिक बैंकें करती है, और व्यापारिक बैंक के पास जितना ज्यादा मुद्रा होगा उतना ही ज्यादा वो साख का सृजन करेगा।
जैसे अब साख का सृजन व्यापारिक बैंक कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? तो अगर जो बिल्कुल एक आसान भाषा में मैं बताऊं तो मान लीजिए कि 10 लाख रुपए ले जा करके आप एसबीआई बैंक में जमा करते हैं और कहते हैं कि इसका एफडी कर दीजिए, फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए 5 साल के लिए। तो आप 10 लाख रुपए 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करके आते हैं एसबीआई में। अब वो क्या करेगा, आप ही के पैसे को वो दूसरे को दे देगा, ठीक है, दूसरे को वो दे देगा एक अनुमान लगा करके कि कैसे हम पैसा कब प्राप्त करेंगे, एक समय का बाउंडेशन वो निर्धारित कर देंगे और आप ही के पैसे को वो दूसरे को ऋण के रूप में दे देगा और उससे ब्याज वसूल कर लेगा, उससे बहुत सारी चीजें करता है। तो आप ही के पैसे से वो पैसे बनाते हैं, उनके जेब में कोई पैसा नहीं होता। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है? ठीक, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि ब्याज की दर घटानी चाहिए। जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर कम होगी, तो जब ब्याज की दर कम होगी तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी और जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो साख का निर्गमन क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मुद्रा के प्रतिष्ठित सिद्धांत में यह माना गया है कि मुद्रा का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या बताता है, बताइए भाई। और जो लोग भी इकोनॉमिक्स के का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे एक रणनीति के तहत आपको इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं। आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है ताकि आप समय समय पे टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जाती है। मतलब सब कुछ आपको एक सिस्टमेटिक वे से एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किया जा रहा है। यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, एप्लीकेशन पे सारे कंटेंट को फॉलो करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिल रहा है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं या आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? कि मुद्रा के प्रतिष्ठित सिद्धांत में यह माना गया है कि, क्या माना गया है भाई? ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि अधिक मुद्रा से कोई विकास नहीं होगा, ये केवल और केवल मुद्रा स्फीति को क्रिएट करेगा, ये केवल और केवल मुद्रा स्फीति को क्रिएट करेगा। इसके अंतर्गत अगर जो आपको पता होगा तो आपको किसकी याद आनी चाहिए? फिशर की याद आनी चाहिए। ठीक है, फिशर साहब, MV इज इक्वल टू PT आपको याद आनी चाहिए, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा था कि अगर जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में दोगुने की वृद्धि आ जाएगी। कीमत स्तर में क्या होगा? दोगुने की वृद्धि होगी और मुद्रा की जो वैल्यू होगी, मुद्रा का जो मूल्य होगा वो आधा हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? कीमत को बढ़ा रहा है, अर्थात स्फीति को ये बढ़ा रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब फिशर साहब का अगर जो फिशर का अगर जो आपने फिशर के समीकरण को ठीक से नहीं पढ़ा है ना तो आपको मुद्रा बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि फिशर साहब बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत बहुत खूबसूरत बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि MV इज इक्वल टू PT में वो क्या कहते हैं? MV इज इक्वल टू PT में ये कहते हैं कि अगर जो मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में 50,000 करोड़ रुपए डाला गया तो ये सारा पैसा सर्कुलेट होकर सभी के पास आएगा ना, समाज के सभी वर्गों के पास आएगा। कोई मजदूरी के रूप में इसमें से पैसा प्राप्त करेगा, कोई वस्तु को बेचेगा तो इसमें से पैसा प्राप्त करेगा।
तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं कि अपनी मांग को बढ़ा देते हैं, और जब मांग बढ़ा देते हैं और मांग के तदनुरूप पूर्ति नहीं बढ़ती है तो कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। तो इन्होंने बोला कि कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होगी, और कीमत स्तर में जब 2 गुने की वृद्धि होगी तो मुद्रा की जो वैल्यू होगी, मुद्रा का जो मूल्य होगा, उसमें आधे की कमी आ जाएगी। अब बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, तो आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 2022 में आपके पास 140 रुपया था, ठीक है। तो जब आप दाल खरीद रहे थे तो 70 रुपए केजी दाल था 2022 में। तो 140 रुपए जब आप 2022 में आपके पास था और दाल 70 रुपया था, तो आप 2 किलो दाल खरीद पा रहे थे 140 रुपए में। लेकिन अब आते हैं 2024 में, जब 2024 में आप आते हैं तो अब दाल की कीमत बढ़ गई है। अब क्या हुई है, अब दाल की कीमत बढ़ गई है। अब अगर जो आपके पास 140 रुपए है, तो जो दाल पहले 70 रुपए की मिलती थी वो अब 140 रुपए की मिल रही है। इट मीन्स कि पहले 140 रुपए में 2022 में 140 रुपए में आप 2 केजी दाल खरीद रहे थे, लेकिन अब दाल की कीमत 140 रुपए हो गई है, तो अब आप 1 ही केजी खरीद पाएंगे। अर्थात पहले क्या था कि 140 रुपए में 2 केजी दाल खरीद रहे थे। इट मीन्स इट मीन्स क्या था, इसका मतलब क्या था कि मुद्रा की जो वैल्यू थी वो स्ट्रांग थी, लेकिन जब कीमतों में वृद्धि हो गई है तो मुद्रा की वैल्यू गिर गई है। अर्थात अब 140 रुपए में जब दाल 70 रुपया से 140 रुपया हो गया, तो अब क्या हो गया कि अब आप 2 केजी के बजाय केवल 1 केजी दाल खरीद रहे हैं, अर्थात मुद्रा की वैल्यू गिर गई है। अर्थात अगर जो अब आप 2 किलो दाल खरीदना चाहते हैं तो आपको 280 रुपये देना पड़ेगा। तो उस समय आप 140 रुपए में 2 किलो दाल खरीद रहे थे, लेकिन अब आप 280 रुपया देंगे तब आपको दाल खरीदने को मिलेंगे, तब 2 केजी दाल आपको मिलेंगे। सो जितने लोग भी आप क्या बोल रहे थे, बी बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे, सी बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे। अगला बैंक दर वाई। अब इजी सी बात है, कई बार बताया हूं कि देखिए सर जी, ये रहा आरबीआई, ये रहा वाणिज्यिक बैंक, और ये रहे हम लोग अर्थात जनता, ठीक है। तो जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है और वहां पे अल्पकाल की बात नहीं होती है, तो जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है तो उस ऋण पर जो दर वसूल करता है उसे ही बैंक दर कहा जाता है, ठीक है, बैंक दर कहा जाता है। और जब वाणिज्यिक बैंक जनता से लेन देन करती है तो उसे हम लोग ब्याज दर बोलते हैं। तो जिसे हम लोग ब्याज दर बोलते हैं, तो हम लोग वाणिज्यिक और व्यापारिक बैंकों से लेन देन करते हैं तो उसे ब्याज दर कहा जाता है। लेकिन जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तो जो दर वसूल करता है उसे ब्याज दर कहलाता है। लेकिन अगर जो आरबीआई अल्पकाल के लिए वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दे रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे रेपो रेट। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट। और अगर जो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकाल के लिए ऋण दे रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट, इसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। देखिए कितना बच्चों वाला प्रश्न है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बच्चों वाला प्रश्न हो जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है, बी बोल रहे हैं ना, कि जिस पर बैंकों के प्रथम श्रेणी का स्वर्णमान प्रतिभूतियों को केंद्रीय बैंक पुनर्भट्टे पर भुनाता है। बिल्कुल ठीक है। अगला, कि भारत में अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा भाई। देखिए जुबान पे होना चाहिए, बैंक दर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, ये सब जुबान पे होना चाहिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई। भारत में मुद्रा की पूर्ति अगर जो बढ़ जाएगी, सॉरी ये पूछ रहा है कि भारत में मुद्रा की पूर्ति कब बढ़ेगी। तो भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि, कब बढ़ेगी भाई भारत में मुद्रा की पूर्ति, तो इजी सी बात है, मुद्रा की पूर्ति तब बढ़ जाएगी जब आरबीआई सरकार को ऋण देगा। देखिए आरबीआई क्या करेगा, सरकार को ऋण देगा। जब आरबीआई ऋण देगा सरकार को तो सरकार अपने जेब में पैसा रखने के लिए थोड़ी आरबीआई से ऋण ले रही है। आरबीआई अगर जो 50,000 करोड़ सरकार को देती है तो ये 50,000 करोड़ भारतीय अर्थव्यवस्था में ही तो आएगा ना। तो जब ये आएगा तो हम कहेंगे कि मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ गई है, इजी सी बात है। अगला, कि अगर सभी नई निर्गमित मुद्रा बचा ली जाए तो फिर क्या होगा।
यदि सभी नई निर्गमित मुद्रा बचा ली जाए तो फिर क्या होगा भाई? और आप लोगों की क्लास रोज शाम को 7 बजे से होती है, 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। ठीक, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि कीमतें बढ़ सकती हैं यदि मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि हो। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आरबीआई जो कर रहा है, नई नई मुद्रा को निर्गमित कर रहा है। ठीक है, मतलब आरबीआई मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में डाल रहा है। तो अगर वास्तविक रूप से ये 50,000 करोड़ सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इससे क्या होगा कि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी, तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। जब लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तो लोग अपने मांग को बढ़ा देंगे, और मांग बढ़ाना हमारे और आपके हाथ में है, लेकिन उत्पादन करना हमारे और आपके हाथ में नहीं है। हम और आप सैकड़ों वस्तु की मांग करते हैं, लेकिन क्या एक दो वस्तु का भी उत्पादन करते हैं? तो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे। मांग के अनुसार अगर जो पूर्ति में वृद्धि नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में जब किसी वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में ज्यादा होगी, पूर्ति कम होगा, तो वस्तुओं की कीमतों में क्या आ जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो यही बात आपसे पूछा जा रहा है, कीमत बढ़ सकती है। अगला, राजकोषीय नीति क्रियान्वित होती है। राजकोषीय नीति क्या होता है? सरकार के आय और व्यय का विवरण होता है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार अपने आय और व्यय को मैनेज करता है। तो सरकार को आय कहाँ से प्राप्त होता है और सरकार व्यय कहाँ पे करता है? तो देखिए, सरकार को आय जो प्राप्त होता है वो कर के माध्यम से प्राप्त होता है या ऋण के माध्यम से प्राप्त होता है। अब वो ऋण आंतरिक भी हो सकते हैं और बाह्य भी हो सकते हैं। सरकार व्यय कहाँ पे करता है? देश की आधारभूत संरचना को बेहतर करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कल्याणकारी योजनाओं को बनाने के लिए, अर्थात सरकारी व्यय और कराधान। यही तो मैंने बताया कि सरकार कर के द्वारा टैक्स अर्जित करता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि अंतरराष्ट्रीय, एक सेकेंड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दीर्घकाल में सबसे अच्छी तरह संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अरे तो ठीक है ना, प्रश्न ये था कि नई, अगर सभी नई निर्गमित मुद्रा बचा ली जाए तो एक कंडीशन है ना, ये एक कंडीशन है। तो ऑप्शन में भी तो यही दिया था ना कि कीमतें बढ़ सकती हैं यदि मुद्रा का वेग बढ़ेगा। तो मुद्रा का वेग बढ़ेगा तब कीमत बढ़ने की बात कर रहा था। ठीक है, इस बात को समझिए। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चैनल को अगर जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार दीर्घकाल में सबसे अच्छी तरह संबंध स्थापित करेगा। तो देखिए भैया, एक देश दूसरे देश से दीर्घकाल तक किस स्थिति में व्यापार कर सकता है? तो तभी न कर सकता है जब सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो और सरकार न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ स्वतंत्र व बहुराष्ट्रीय सौदे हो। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार दीर्घकाल में अच्छी तरीके से तभी हो सकता है जब दो देश आपस में स्वतंत्र तरीके से व्यापार करें, कोई भी सरकार बहुत ज्यादा प्रशुल्क न लगाए, बहुत ज्यादा कोटा निर्धारित न करे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दीर्घकाल में ठीक करने के उपाय हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारा दिमाग आप लोग लगाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ बार बार आईडी चेंज करके आते हैं। आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और किसको धोखा दे रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप बार बार आईडी चेंज करके आएंगे, दो चार लोग को परेशान कर देंगे, दो चार लोग आपकी वजह से थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएंगे, तो उनका बहुत नुकसान हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं यार, आप अपने आप से चीट कर रहे हो। कभी आप
शीशे के पास खड़े होकर के आंख में आंख डाल करके इस बात को स्वीकार करो कि क्या आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, क्या ये आपके भविष्य के लिए सही है। और अगर जो आपके पास इतनी, आपके दिमाग में इतना सारा खुराफात है तो पूरी जिंदगी जियोगे कैसे यार। इतना सारा खुराफात है तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। लड़की होंगे तो कहीं दूसरे घर जाना होगा, लड़के होंगे तो किसी दूसरी लड़की को ला करके अपने घर में उसे ठीक तरीके से मैनेज करना होगा। यार पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। इस प्रकार की एक्टिविटी अगर जो आपके दिमाग में आ गया कि हम किसी को परेशान कर देंगे, हम किसी को ये कर देंगे, यार कुछ नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, ये यूट्यूब पे आ करके नाम बदल करके दूसरे का फोटो लगा करके ये सब कायरों वाली बात है। आप खुद कुछ करिए ना, आपके पास अच्छा दिमाग है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हजारों लोग लाखों लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे आपसे सुंदर सुंदर हैं, आपसे सुंदर सुंदर लड़के इस महाकुंभ में, आपसे सुंदर सुंदर लड़के और सुंदर सुंदर लड़कियां भी आकर के इस महाकुंभ में काम कर रही हैं, रोजगार अपना रही हैं, झाड़ू लगा रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनकी परिस्थिति अलाउ नहीं कर रही है जो परिस्थिति आपकी अलाउ कर रही है। इस चीज को समझिए, है ना। तो कभी भी हम बहुत सुंदर हैं, बहुत स्मार्ट हैं, पढ़ने में बहुत ज्यादा तेजू खाऊ हैं, इस प्रकार के एटीट्यूड मत रखो यार। सिलेक्शन हो जाएगा ना, फिर आपको जिंदगी समझ में आ जाएगी। बहुत सारे लोग का सिलेक्शन होता है, जब फोन करते हैं ना तो उनकी अलग ही कंप्लेन होती है जिंदगी की। चलिए हाँ, क्या उत्तर होगा कि प्रतिकूल भुगतान, अपने आप से झूठ मत बोलिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए, क्योंकि अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना, एक दिन रोना पड़ जाएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको लगेगा कि यार हमने क्या किया अपनी जिंदगी के साथ। मौका मिला है पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, दूसरे को परेशान मत करिए। चलिए क्या उत्तर आ रहे हैं भाई कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दीर्घकाल में ठीक करने के उपाय क्या है। कई सारे लोग को लगता है हम बड़े स्मार्ट, आप जितने स्मार्ट है ना, आपसे कई गुना सुंदर सुंदर लोग झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो परिस्थिति आपकी है। आपके पेरेंट्स आपके साथ, उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं खड़े। ठीक, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दीर्घकाल में ठीक करने के उपाय। और पेरेंट्स कितने दिन साथ रहेंगे? बहुत दिन साथ नहीं रहेंगे। पेरेंट्स पूरी जिंदगी भर आपकी जब तक गोविंदाय नमो नहीं हो जाता है तब तक नहीं आपके साथ रहेंगे, वो भी कुछ सालों के ही मेहमान हैं आपके साथ। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन। प्रतिकूल भुगतान संतुलन क्या होता है कि जब जब कोई देश निर्यात कम करता है, निर्यात कम करता है और आयात ज्यादा करता है, तो निर्यात से विदेशी मुद्रा की त्याग करनी पड़ती है। सॉरी, निर्यात करता है तो उससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और आयात करने से विदेशी मुद्रा का त्याग करना पड़ता है ना। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दीर्घकाल में अगर जो ठीक करना है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, विदेशी मुद्राओं की तुलना में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब होती है, तो ये स्थिति तब होती है जब आप निर्यात कम करते हैं और आयात ज्यादा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए, आप अपने निर्यात, अपने देश, निर्यात का मतलब जो आपके देश में निर्मित हो रहा है दूसरे देश में जाकर के बिक रहा है, जब आप अपने आप को जब आप अपने देश की निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ेगा। और जब मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ेगा तो आपके देश की मुद्रा का जो बाह्य मूल्य होगा वो कम हो जाएगा। और जब आपके देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपकी वस्तु सस्ती हो जाएगी, तो उसकी मांग बढ़ सकती है, तो निर्यात आप बढ़ा सकते हैं। और आयातित वस्तुएं महंगी हो जाएगी तो आयात कम हो जाएगा। तो आयात निर्यात अवमूल्यन के द्वारा बराबर करके प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति से निपटा जाता है। अगला प्रश्न, भुगतान संतुलन को सुधारने में अवमूल्यन मदद करता है, अभी तो मैंने बताया। क्या उत्तर हो भाई, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को सुधारने में अवमूल्यन मदद करता है, अभी तो मैं बताया। अब देखिए यहाँ पे भुगतान संतुलन और अवमूल्यन दोनों की बात हो रही है। मार्शल लर्नर की 3 शर्तें आपको याद आनी चाहिए, ई एक्स प्लस ई एम
जब ग्रेटर देन 1 के होगा EX प्लस EM इज इक्वल टू 1 के होगा। EX प्लस EM जब क्या होगा लेस देन 1 के होगा, है ना। क्या उत्तर होगा? ठीक, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं अभी तो बताया कि भुगतान असंतुलन की स्थिति में कब होगा? जब आपका निर्यात कम होगा, और आयात ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप जब अवमूल्यन करेंगे तो आपकी मुद्रा का बाह्य मूल्य कम होगा। जब मुद्रा का बाह्य मूल्य कम होगा तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपकी वस्तु सस्ती बिकेगी। जब सस्ती बिकेगी तो आप निर्यात बढ़ा सकते हैं। तो देश उन वस्तुओं का निर्यात कर रहा है जिसकी मांग क्या है? लोचदार है। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो बस आज के सेशन में इतना ही। बाकी जो भी क्वेश्चन बचे कल करते हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट एक सिस्टमेटिक वे से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच देखने को मिलेगा, बिहार में टीजीटी पीजीटी का अलग बैच देखने को मिलेगा, यूजीसी नेट का अलग बैच देखने को मिलेगा, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए अलग बैच है, उत्तराखंड में लेक्चरर और एलटी के लिए अलग बैच है, अलग अलग राज्यों में एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग अलग बैच है। और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जाते हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, मेरे खुद के द्वारा तैयार किया हुआ नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से आप क्या करिए, अपना रिविजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, ठीक है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस में करवाता हूँ। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो आप वर्तमान में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अगर जो भविष्य में भी कोई नई वैकेंसी आती है तो उसके लिए भी बैच में आपको ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। सो सिंपली आप एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिए। या अगर जो आप डायरेक्ट नई कोर्स परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद का व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं कल अपने सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।